नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। और हम लोग जो सिलसिला शुरू किए थे, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट था हमारा, डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट था और बी फार्मेसी 4th, 5th, 6th सेमेस्टर में भी ये मेंशन किया गया है ना। तो अच्छी बात है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है और सेकेंड चैप्टर हमने शुरू किया था, जिसमें हम लोग एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग तक पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो लेक्चर्स आपके चैनल पीसी फार्मा पे अपलोडेड है ना। आप प्लेलिस्ट के तौर पे भी देख सकते हैं और 1 by 1 वीडियो लेक्चर भी अपलोडेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉपर, है ना। और आज का जो वीडियो लेक्चर होगा और इसमें जो टॉपिक होंगी वो होंगी न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट एंड दूसरा है ड्रग यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, चलिए तो आज 2 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं और बड़े अच्छे तरीके से, मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेंगे, ठीक है, और ये दोनों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ओके ब्रदर, तो चलिए आप लोग कॉपी पेन वगैरह लेके बैठ जाइए। और हाँ, आप लोगों की जो भी दिवाली, भाई दूज, छठ पूजा सब अच्छे से बीत गया होगा, आपने सेलिब्रेट किया होगा, एंजॉय किया होगा और कुछ ना कुछ सीख भी लिया होगा कि हमें कैसे बेहतर और चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि त्यौहार कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के लिए है। ओके तो चलिए, समय तो बहुत बीता त्योहारों में, लेकिन हाँ कुछ अच्छा ही था, है ना। तो चलिए, अब कुछ अच्छा था और अच्छा रोज़ प्रतिदिन हम करेंगे, दिन प्रतिदिन। ओके ब्रदर, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। और हाँ, लाइक से सब्सक्राइब वगैरह थोड़ा सा कर दिया करिए पीसी फार्मा को। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं वीडियो लेक्चर, प्लीज़, जिससे हम और इम्प्रूव कर पाएंगे। ओके ब्रदर, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। यहाँ पे देखिए, आपको पहले ना टॉपिक ही समझना है कि आखिर है क्या भाई, इसके अंदर पढ़ना क्या है ना। अब जैसे छठ पूजा शब्द सुनते ही हमारे मन में ऐसे कुछ ना कुछ थॉट्स आने लगते हैं। अच्छा, सूर्य जी रहेंगे, पानी में लोग खड़े होंगे ऐसे, और 24 घंटे का व्रत रहता है लगभग, ये चीज़ें हमारे मन में आ जाता है। लेकिन है क्यों, क्या चीज़ें हैं, मेनली किस लिए मनाया जाता है, ये तो हम प्रॉपर पढ़ते हैं तब जानते हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ आइडिया लग जाना चाहिए टॉपिक से ही। तो टॉपिक पहले समझना जरूरी है। क्या है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट? न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, जो पूरे शरीर में फैले पड़े हैं, है ना। मस्कुलर मतलब मसल्स, न्यूरॉन्स और मसल्स। ब्लॉकिंग एजेंट यानी रोकने वाले, ऐसी कोई एजेंट है, कोई चीज़ें हैं, ड्रग है, कोलोजी मीन्स ड्रग, कोई ऐसी दवाई है जो न्यूरोमस्कुलर को जो है न्यूरॉन्स और मसल्स के काम को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। तो उसी को हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे डिफिनीशन में लिखा है, देख लीजिए, यहाँ पे न्यूरॉन प्लस मसल्स लिखा है। सिंपली वी कैन से those agent or drugs which block the muscles neuron and inhibit its action is called neuromuscular blocking agent। हम आसानी से या साधारणतः यह कह सकते हैं कि ऐसी दवाइयाँ जो ब्लॉक कर दें, रोक दें मसल्स एंड न्यूरॉन्स एंड इनहिबिट इट्स एक्शन इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक है ना, मसल्स और न्यूरॉन के कार्य को रोक दे, उसी को न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट बोलते हैं। और आप यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपने एनाटॉमी पढ़ा हुआ है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो ये समझिए न्यूरॉन्स और मसल का काम क्या होता है आखिरकार। न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स एंड मसल्स, इनका काम क्या है। न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? ब्रेन टू ऑल बॉडी पार्ट्स या होल बॉडी, इन होल बॉडी ट्रांसमिट द इम्पल्सेस। पूरे शरीर में हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू जो है, ब्रेन से लेके पूरे शरीर में नर्वस सिस्टम फैला हुआ है और उसी की सहायता से इम्पल्स जो है फ्लो कर दिए या फिर भेजा जाता है ना। इम्पल्स का रोल यानी कि पूरा मैसेज आदान प्रदान ब्रेन से पैर तक या हाथ तक, यहाँ पे कुछ हुआ कि नहीं हुआ, दर्द हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मतलब होती हैं न्यूरॉन्स के द्वारा। मसल्स का क्या रोल है? ये आपको पूरे स्केलेटन सिस्टम को ढके हुए हैं, मतलब ये पूरा मसल्स है, हड्डियों में, हाथ में, बाइसेप्स में, है ना, ऐसे सब चीज़ें हैं, है ना। तो जो न्यूरॉन्स है मसल्स में ही फैले हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि बाहर से ऐसे लटके पड़े हैं दिख रहे हैं, मसल्स में ही हैं सब। तो मसल्स में हैं, जब मसल्स में सहारे बोन के पास में तो हैं। तो मसल्स का क्या रोल होता है? इन्हीं के सहारे जो है ये आप क्या कर पा रहे हैं, वर्किंग करा पा रहे हैं। नर्व तो आया, लेकिन है तो मसल्स ही ना, मसल्स में ही तो वो फैले पड़े हैं। तो मसल्स को ही वो मैसेजेस देते हैं या फिर कमांड देते हैं, जिसकी वजह से मसल्स काम करता है ऐसे प्रॉपर। जैसे यहाँ पे मेरे ब्रेन के द्वारा
मेरे फिंगर्स को मैसेजेस दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है नर्वस सिस्टम के द्वारा कि भैया पेंसिल पकड़ो और लिखो या पेन पकड़ो लिखो, है ना। तो ये न्यूरॉन क्या है, ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को, इम्पल्सिस, ठीक है ना। और जो मसल्स हैं ये कमांड को क्या करता है भैया, फॉलो करता है, कमांड को फॉलो करता है। समझ पा रहे हैं बात आप। तो यहीं पे ये होता क्या है, दोनों काम को रोक दिया जाता है। और करके फिर लिखा है, देखिए इसे शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिखा जाता है NMBA, न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। कंफ्यूज नहीं होना है ब्रदर। फिर लिखा है अगले लाइन से, उसी को आप अलग लाइन से अलग शब्दों में लिख सकते हैं। न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स स्टॉप द मसल्स फ्रॉम वर्किंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो है ये कुछ समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए आपके मसल्स और न्यूरॉन्स के काम को रोक देते हैं। दे रिलैक्स द स्केलेटल मसल्स ड्यूरिंग सर्जरी और देयर प्रोसीजर। ये कब करना पड़ता है हमको या फिर क्या करते हैं ये स्केलेटल मसल्स को, जो ये मसल्स है ना, इनको रिलैक्स करते हैं। ऐसे ऐसे पड़े रहेंगे, जैसे होता नहीं कोई इंसान ऐसे एकदम सोया हो रिलैक्स, वैसे सर्जरी के दौरान स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट के तौर पे इसे बोला जाता है, या ये भी आप कह सकते हैं, या फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट बोलिए या फिर स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। बाय दिस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंडिविजुअल नॉट लॉस कॉन्शियसनेस। इस दवाई की यूज के दौरान ना जो व्यक्ति है वो अपना होश नहीं खो बैठता है। जैसे कि आप देखते हैं कि क्या होता है, शून्य की दवाई में क्या होता है, होश भी खो सकता है या फिर मतलब बेहोश के तौर पे या शून्य एकदम पड़ा हो जाता है, सो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं होता, इसमें इंसान जागता रहेगा मस्त एकदम, ठीक है। लेकिन जहाँ पे लगाया जाएगा या फिर यूज होगा वहाँ पे उसको दिक्कतें नहीं होंगी, ब्लॉक्ड रहेंगी उसकी नर्व वगैरह, है ना। तो समझ पाए आप बात। अब यहीं पे एक छोटी सी फैक्ट बता दूं, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो है ना, ये सबसे पहले आदिवासियों ने खोजा था। जो अमेज़न जंगल आपने सुना होगा, बहुत बड़ा अमेज़न जंगल जो है, तो उसमें जो है ना आदिवासी जिसे ट्रिबल बोलते हैं, ट्रिबल इन्होंने खोजा था। ये करते क्या थे, आपने ये देखा होगा आदिवासी उसी मूवी में या ऐसे सुना होगा कि वो ऐसे तीर पे कुछ थूक लगा के ऐसे सुना होगा, लेकिन थूक नहीं होता भाई, वो एक पौधे का या पेड़ का, जिसे कुरेरीन बोलते हैं, कुरेरीन, है ना, कुरेरीन, इसी का कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, इंग्रेडिएंट रहता है या रस रहता है, उसी को तीर पे लगा के ना उसके नुकीले पोर्शन पे, और जो भी शिकार कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, टारगेट कर देते हैं, मार देते हैं, है ना। तो होता क्या है, जो ऊपर ये लगा रहता है ना कुरेरीन के इंग्रेडिएंट्स, ये जाके वहाँ पे उसके बॉडी पोर्शन को क्या कर देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं या फिर ब्लॉक कर देते हैं वहाँ के नर्व और मसल्स को, न्यूरॉन्स एंड मसल्स को। तो होता क्या है, वो तुरंत पैरालाइज हो जाएगा, मतलब वहीं पे उसकी स्केलेटल मसल एकदम शिथिल हो जाएगी, काम करेगी नहीं, न सिकुड़ेगी न फैलेगी, ऐसा कुछ नहीं, तो वो वहीं पे गिर जाता है और वो आसानी से उसे पकड़ लेते हैं। समझ आई बात आपको। ट्रिबल लोगों ने अमेज़न जंगल में इसका यूज किया था या यूज किए थे कुरेरीन का, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये पता चला कि ओ भैया इससे तो ये भी होता है। तो उन्होंने भी धीरे धीरे यूज करने लगे होंगे, जैसे किसी को चोट लगा, ठीक है यहीं पे पौध लगा दो इसको और उसके बाद ठीक है टाका का मार लो। तो ये चीज़ें धीरे धीरे रनिंग में आ गए, है ना। ओके ब्रदर, तो चलिए देखते हैं, समझ गए बात। तो ये है पूरा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट की हिस्ट्री। ओके चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। हमें अपनी प्रथा को फॉलो करना है, सिलेबस को। क्लासिफिकेशन बताएंगे क्या है। दो टाइप में ये बटा हुआ है, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर और डिपोलराइजिंग ब्लॉकर। ये देखिए दो कैटेगरी है वर्किंग के हिसाब से, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर और डिपोलराइजिंग ब्लॉकर, कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स और ये नॉन कम्पिटिटिव होंगे। अब यहीं पे डिपोलराइजिंग और नॉन डिपोलराइजिंग को ये समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन मैंने पढ़ाया है, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन इसमें बताया गया है, ठीक है। जब होता क्या है डिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन की वजह से करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट होता है, और ये चीज़ें डिपोलराइजेशन ब्लॉकर में क्या होता है, ये डिपोलराइजेशन को ब्लॉक कर देंगे। आपको उसमें पढ़ाया गया, आप देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी समझ लेते हैं। जब डिपोलराइजेशन होता है ना तो करंट आपके शरीर में बनती है और नर्व जो है मैसेज को ट्रांसमिट करता है, समझ पा रहे। तो वही उसी को तो रोकना है हमें, और नर्व भी काम नहीं करेगा, मसल्स भी नहीं काम करेगा, क्योंकि नर्व जब मैसेज देगा नहीं तो मसल्स काम ही नहीं करेंगे, समझ पा रहे बात। तो देखिए दो कैटेगरी है, एक तो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर, यानी कि हम डिपोलराइजेशन को रोकेंगे नहीं, और एक है रोक देंगे।
अब देखिए इसमें भाई कहेंगे कि रोकेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। होता क्या है ना, फंडा क्या है इसका वर्किंग का, इसमें ना ये दवाइयाँ जो जो ब्लॉक नहीं करती हैं ये और थोड़ी सी स्पीड अप कर देती हैं, वर्क को स्पीड कर देती हैं। जैसे कि बंदा रन कर रहा है, रन एनी पर्सन जो है रनिंग कर रहा है ना, ये रन किए जा रहा है तो एक अवस्था ऐसी आएगी ना कि ये अब दौड़ नहीं सकता। होता है ऐसा, मसल्स जो एकदम स्टिच कर जाती हैं, टाइटनेस हो जाता है, ये सब दिक्कतें होती हैं। ऐसा हमने कंडीशन देखा होगा, फील किया होगा जरूर, है ना। तो अब क्या करेंगे, तो उसे कोई दिक्कत नहीं, अब उसे रनिंग करवा दो, बंदे को ज़रूरत ही नहीं है कोई और चीज़ देने की, और वो प्रॉपर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट की तरह इफेक्ट देगा। तो ऐसे सेम यहाँ पे भी होती है। नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर में क्या होता है, ये दवाइयाँ दी जाती है ना तो ये थोड़ी सी और न्यूरॉन्स के फंक्शन को और मसल्स के फंक्शन को इंक्रीज कर देती हैं, बूस्टअप कर देती हैं। उससे होता क्या है, कुछ ही देर में कंस्ट्रिक्ट और रिलैक्स हो के एकदम शिथिल पड़ जाती हैं, रिलैक्स्ड हो जाती हैं मसल्स। समझ पा रहे बात, क्या फंडा है। यानी कि एक है काम करवा करा के थका दो, और एक है इसे सीधे रोक दो, ठीक है ना। एक जो है डिपोलराइजिंग ब्लॉकर, ये इम्पल्स बनने ही नहीं देंगे, और ये इम्पल्स को थोड़ा सा बढ़ा देंगे जिसकी वजह से बेचारा जो व्यक्ति है वो थक जाए और आप उसको एज अ दवाई की तरह इफेक्ट ले पाएँ। समझ गए बात को। तो इसमें देखिए एग्जांपल क्या है, डी ट्यूबोकुरेरिन, देखिए कुरेरिन नाम से बना हुआ है, डी ट्यूबोकुरेरिन, पैनाकुरोनियम, वैकुरोनियम, रोकुरोनियम, एल्ट्राक्यूरियम, मीवा क्यूरियम, पाइपेकुरोनियम, है ना। ये आप पैनक्यूरोनियम, ट्यूबोकुरेरिन, ये याद रखिए, 3 नाम बस। इसमें क्या है, डिपोलराइजिंग ब्लॉकर में सक्सिनिल कोलिन, ये हैं डिपोलराइजिंग ब्लॉकर, ये करंट बनने ही नहीं देंगे, इम्पल्स बनने ही नहीं देंगे। समझिए बात को। ओके ब्रदर, अब देखिए यहीं पे हमने नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर के बारे में थोड़ा सा लिखा है। इट एक्ट एज एंटागोनिस्ट एसिटिलकोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड प्रिवेंट डिपोलराइजेशन ऑफ मसल सेल। यहीं पे देखिए होता क्या है, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर में ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का क्या सीन है, ये न्यूरॉन्स हो गए, ये मान लीजिए मसल्स हो गए, तो ये जो जहाँ पे जुड़ रहे हैं ना इसी को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोले। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जंक्शन मतलब जुड़ाव संधि, तो यहीं पे ये काम करते हैं और ये मसल्स को रिलैक्स करवा देते हैं। ओके ब्रदर, चलिए अगले पॉइंट में क्या है, डिपोलराइजिंग ब्लॉकर के बारे में थोड़ा सा लिखा है। इट एक्ट एज अ एसिटिलकोलिन एगोनिस्ट काजिंग द स्टिमुलेट ऑफ द मसल सेल प्रिवेंट इट्स फ्रॉम रिपोलराइजेशन। ये देखिए डिपोलराइजिंग ब्लॉकर है, ये रोकते हैं, बनने नहीं देंगे और रिपोलराइजेशन होगा ही नहीं, ये सब चीज़ें फिर दिक्कतें। ओके ब्रदर, चलिए अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन में। हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन बता देना है। नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट ये क्या करते हैं भैया शरीर में, स्केलेटल मसल्स में फर्स्टली अफेक्ट रिलैक्स्ड फिंगर, टोज, ईयर्स, आईज। ये स्केलेटल मसल्स यानी ये जो हमारे मसल्स हैं, जो भी हड्डी के ऊपर मसल्स पाए जाते हैं ना उसे स्केलेटल मसल्स कहते हैं। अब कहेंगे आंत भी मांसपेशियों, ये सब नहीं, मांसपेशियाँ नहीं है वो लेयर्स हैं, ये सब वो स्केलेटल मसल्स नहीं बोल सकते आप। किडनी को स्केलेटल मसल्स नहीं बोल सकते, हार्ट को स्केलेटल मसल्स नहीं बोल सकते, उसको कार्डियम मसल्स बोलते हैं। समझ पा रहे बात आपको। तो स्केलेटल मसल्स यानी पूरी जहाँ भी हड्डियों के पास जो मसल्स फैले पड़ी है ना उसे स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। तो देखिए फर्स्टली अफेक्ट द, सबसे पहले जो है उंगली रिलैक्स हो जाएगी, टोज, ये जो टोज क्या होता है आप बताएंगे, ईयर्स कान, आई, टोज में संगूठा नहीं, थंब में संगूठा होता है भाई, टोज टोज टोज, सॉरी अबाउट दिस, थोड़ा सा देख लीजिएगा हो जाती है कभी कभी, छोटी सी चीज़ें भूल जाते हैं। दूसरा पॉइंट है लेटर लिम्ब। उसके बाद में क्या होता है, हैंड, लेग, मसल्स, नेक, ट्रंक एंड आर रिलैक्स्ड। उसके बाद जो है फिंगर उंगर पहले रिलैक्स होगी, उसके बाद फिर हाथ पैर ये सब चीज़ें रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है ना। हिस्टामिन रिलीज, हिस्टामिन भी रिलीज होता है। हिस्टामिन आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी मैं, हिस्टामिन एक ऐसा केमिकल या हार्मोन है जो हमारे शरीर में दर्द, खुजली, सूजन ये सब करवाना इसकी जिम्मेदारी है। ओके, इंक्रीज हिस्टामिन सिक्रीशन, हिस्टामिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है इन दवाइयों की वजह से, जैसे कि डी ट्यूबोकुरेरिन था, है ना। देन ब्रोंकोस्पाज्म अकर्स, इसके वजह से भैया ब्रोंकाई जो फेफड़े में हमारी ब्रोंकी होती है वो सिकुड़ने लगती है। इंक्रीज सलाइवा सिक्रीशन, सलाइवा जो है हमारी लार जो है ज़्यादा बन सकती है। इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन यानी कि हमारे शरीर में अम्ल HCl ज़्यादा बन सकता है। तीसरा पॉइंट है CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, स्लाइटली BP डिक्रीज्ड,
हल्का सा बीपी जो है कम हो जाता है इसकी वजह से। बीपी कम होगा भाई, क्योंकि रिलैक्स होना है ना, तो बीपी अगर तेज़ी रहेगी तो रिलैक्स कैसे होगा इंसान, है ना। जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे क्या फर्क पड़ता है, इलियस या फिर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आर इंक्रीज्ड, पेटों में मरोड़ वगैरह थोड़ा सा बढ़ सकता है ना। डीपोलराइजिंग एजेंट, ठीक है, जो एक दवाई का नाम था सक्सिनिल कोलिन, यहाँ पे था सक्सिनिल कोलिन। इसका क्या काम होता है भाई, ये फॉर सम टाइम मसल्स आर ट्विच, ये कुछ समय के लिए मसल्स को टाइटनेस कर देता है, ऐसे पड़ा रहेगा, ऐसे आप मुड़ाने में दिक्कत होगी थोड़ी बहुत। आफ्टर ट्विचिंग मसल्स पैरालाइज्ड रिवर्सिबली, ये जो ट्विच मसल्स है ये पैरालाइज भी हो जाती है और फिर ठीक भी हो जाती है। पैरालाइज मतलब लकवा मार जाना, लेकिन वो लकवा नहीं मारता, मतलब ऐसे पड़ा रहेगा चुपचाप, नो मूवमेंट। सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ब्रेडिकार्डिया अकर्स, यहाँ पे भी बीपी लो होती है थोड़ी सी, यहाँ पे भी था बीपी लो हो रहा था। उसके बाद है बीपी लो, वही लिखा है ब्रेडिकार्डिया या बीपी लो। कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेशन काज एरिथीमियास, अगर लगातार हम इस दवाई को देंगे तो एरिथीमिया हो सकता है। एरिथीमिया क्या होता है, रिदम बिगड़ना, रिदम मतलब लय में अच्छे से हार्ट का काम करना, और एरिथीमिया हार्ट जो है कभी कम धड़क रहा है, कभी ज़्यादा धड़क रहा है, कभी ऐसे 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 धड़क नहीं रहा है, कभी धीरे धीरे धड़क रहा है। समझ पा रहे बात, ओके। डोज क्या है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के, डी ट्यूबरक्युलिन को 0.5 to 0.6 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है, यानी कि कोई 1 kg का है बंदा तो उसे 0.5 mg देंगे, मतलब एक लॉजिक है ना। आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, अपना वेट निकालिए और उसको देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आपको देना पड़ेगा अगर ये ज़रूरत पड़ती है कभी ये दवाई। सक्सिनल कोलिन जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर था, 1.0 to 1.5 mg प्रति केजी, लेकिन उससे ज़्यादा ये देना पड़ रहा है, ठीक है ना। ओके, चलिए इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन यानी कि यूज़, वही बात, यूज़ एडजुवेंट टू जनरल एनेस्थीसिया, यह सहायक, एडजुवेंट मतलब होता है सहायक, है ना। ये जनरल एनेस्थीसिया में सहायक के तौर पे काम करता है। जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, जो पूरे शरीर को सुन्न कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा पेट वोट में ऑपरेशन है कुछ ऐसा, या फिर कमर की या फिर हड्डी की, तो स्पाइनल कार्ड में सुई लगाई जाती है, रीढ़ की हड्डी जो बोल देते हैं, रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में नहीं रहता, रीढ़ की हड्डी के बीच में होता है। रीढ़ की हड्डी का बनावट कुछ इस टाइप से होता है, आपने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा है भैया, है ना, कुछ ऐसे ऐसे करके रहता है, मैं बस बता रहा हूँ समझाने को, बना रहा हूँ, है ना। है तो ये बीच में जो जगह है ना, यहीं पे बीच में ऐसे होल्स रहते हैं, तो ये पूरी हड्डी में ऐसे फैले रहती हैं, और ये बीच बीच की जगह में, तो ये स्पाइनल कार्ड होता है, और यहाँ पे नर्व और फ्लूइड रहते हैं ढेर सारे। तो यहीं पे जब इंजेक्शन लगाई जाती है ना ब्रदर, तो ये सुन्न कर जाती है। जब यहाँ पे लगाई जाती है तो यहाँ के नर्व को ये ब्लॉक कर देता है। तो यानी कि ऐसे कोई चीज़ है, यहाँ पे कोई दवाई आई, कोई चीज़ आई और यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, तो ना इधर की चीज़ें इधर आएंगी, ना इधर की चीज़ें इधर जाएंगी, बस यही होता है सिंपली जनरल एनेस्थीसिया में। ओके ब्रदर, चलिए उसके बाद है रिक्वायरिंग पैरालिसिस, अगर हमें पैरालिसिस चाहिए, मतलब कोई ऐसे बस लेटा रहे हाथ उसका काम न करे, तो ये दवाई देंगे। सर्जरी के दौरान यूज़ करते हैं, चीड़ फाड़ जब शरीर में करना रहता है ना। फॉर वेंटिलेटेड पेशेंट को जो वेंटिलेटर पे लेटा है उसे भी हल्का फुल्का ये डोजिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि वो अचानक से उठे, ऐसे भागने ना लगे, ऐसे चीज़ें और फेंकने ना लगे, ECG की चीज़ें लगी होती हैं, बहुत सी लगी होती हैं, पल्स वगैरह की, है ना। ओके, इंडोट्रेकियल intubation, when any time trachea tube are entered, this time use NMBA, है ना। इसमें क्या होता है, जब इंडोट्रेकियल, ट्रेकिया में जब कोई चीज़ ट्यूब जैसे डालनी हो, जैसे आपने इंडोस्कोपी हो सकता है सुना हो। इंडोस्कोपी में होता क्या है ना भाई, ऐसे एक ट्यूब लाइक रहेगा, एक ट्यूब की तरह ऐसे रहेगा, यहाँ पे आगे कैमरा लगा रहता है, इसको ट्रेकिया में डाला जाता है। कभी कभी फेफड़े के जो नली जाती है, जो सांस नली है, कि देखा जाता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं, बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है, कभी वोकल कार्ड में, कभी इन्फेक्शन होता है, छाला वाला पड़ा रहता है, बहुत ठीक ही नहीं होता, तो ये चेक किया जाता है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है मैटर, तो ये कैमरा डाल के ऐसे दिखाया जाता है, इसे इंडोस्कोपी करें। तो ऐसे अचानक से अभी हम उंगली से अगर सिर्फ मुंह में कुछ करें या फिर कैसे भी, तो एक उकाई जैसे उल्टी जैसे होने लगता है, तो इस पर आपको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट लगा दिया जाता है। तो इससे होता क्या है, जहाँ जाएगा धीरे धीरे वहाँ सुन्न कर देगा तुरंत, तो आपको ये सेंसेशन नहीं होगा, तो आप उकाई या फिर अनकंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। वही बोल रहा है क्या, इंडोट्रेकियल इंटूबेशन, ट्यूब को जब ट्रेकिया में डाला जाता है, कोई भी काम हो, कोई इन्फेक्शन या कुछ भी चेकअप करने के लिए, तो ये दवाई वहाँ पे जो है कवर्ड कर दी जाती है या फिर लगा दी जाती है, क्योंकि आपको सेंसेशन ना हो, जिसकी वजह से आप अनकंफर्टेबल फील ना करें। ठीक है, तो ये था इंडिकेशन,
यूज जिसे बोलते हैं। कंट्राइंडिकेशन आप देखेंगे, कंट्राइंडिकेशन यानी कि निषेध, ये किन किन कंडीशंस में दवाइयाँ मनाही हैं, तो देखेंगे 3-4 पॉइंट है। पहला है इन हाइपर सेंसिटिविटी टू डोज इज़ एवॉइड। अगर हाइपर सेंसिटिविटी है किसी को, जैसे बहुत सी दिक्कतें होती हैं, अभी क्या होता है आपने देखा होगा बहुत सी दवाइयाँ, जैसे कि कुछ लोगों को अभी मेफ्टालिस्पास का बीच में 1-2 महीने पहले बैन करने की बातें चल रही थी, या फिर हो गया है बैन, लेकिन चलते रहता है वैसे भी। उसमें था क्या कि लोगों को खाने की वजह से ना और ज़्यादा पेट दर्द भी हो सकता था, उल्टी आना, ये सब चीज़ें, मेफ्टालिस्पास, हाइपर सेंसिटिविटी। तो उसमें बोला गया क्या गया कि किसी को भी अगर सिम्टम्स आते हैं तो वो इन दवाइयों को ना ले, है ना। तो हाइपर सेंसिटिविटी भी एक ऐसी ही कंडीशन है, किसी को अगर ये ट्यूबोकुरेरिन या फिर सक्सिनिलकोलिन ये सब लेने से दिक्कतें हो रही हैं तो आप ये दवाइयाँ नहीं लेनी है। ओके ब्रदर, हाइपर सेंसिटिविटी का बस मैं यही मतलब कि दवाई खाने से उसको दिक्कत हो रही है। इन रीनल फेल्योर, किडनी अगर फेल है तो भी आपको ये दवाइयाँ नहीं लेनी है। इन ऑकुलर सर्जरी, आँख की सर्जरी में नहीं लेना है आपको। सम टाइम इट्स एवॉइड इन अस्थमा कंडीशन, अस्थमा कंडीशन में भी इसको एवॉइड करना है। क्यों एवॉइड करना है? क्योंकि अभी हमने जब फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ा था तो यहाँ पे देख रहे थे कि ये ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्ट कर रहा था, है ना, हमने देखा था अभी ब्रोंकोस्पाज़म। ओके चलिए, तो ये टॉपिक हुआ ख़त्म, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। तो ये आप कमेंट में बताएंगे ये कहाँ से खोजा गया था, कहाँ से पाया गया था? याद है ना, अमेज़न जंगल से, कुरेरिन द्वारा, कुरेरिन नामक पौधे से, है ना। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, जैसे हमने शुरू में ही बोल दिया था कि 2 टॉपिक इसमें हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है क्या? ड्रग यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस। हम लोग ये सब चीज़ें टॉपिक्स किस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं? सेकेंड, ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात नहीं हो रही है। पेरिफेरल में जो रीढ़ की हड्डी के बाद, जो स्पाइनल कार्ड के बाद पूरे फैले होती हैं, और सेंट्रल में क्या होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं। ओके चलिए, तो ड्रग यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस, इसमें भी देख लेते हैं कि क्या चीज़ें, क्या बात हुई है और सिलेबस में क्यों इसको ऐड किया गया है, कि हम क्या जान पाएँ इस टॉपिक से, देखते हैं। चलिए, ये एक छोटा सा टॉपिक ये भी है, ख़त्म करते हैं हम लोग। देखिए डिफिनेशन क्या है? माइस्थेनिया ग्रेविस इज अ क्रोनिक मस्कुलर डिजीज काज्ड बाय डिफेक्ट इन न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। माइस्थेनिया ग्रेविस एक क्रोनिक मस्कुलर डिजीज है। क्रोनिक का क्या होता है? लंबे समय से चलने वाला, जो 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने से ऐसे धीरे धीरे होगा, लंबे समय तक चलता रहेगा, लेकिन, है ना। तो इसमें दिक्कतें बहुत होती हैं, जो लंबी समय से चलती हैं वो जल्दी ठीक भी नहीं होती हैं और डैमेजिंग ज़्यादा हो जाता है ना। जैसे आपने टीबी देखा होगा, टीबी में लोगों को वेट घट जाता है, पूरा ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ना। और ओके देखिए इसमें क्या लिखा है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें डिफेक्ट हो जाता है, डिफेक्ट मतलब खराब हो जाता है या फिर कोई कमी आ जाती है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन अभी हम लोग समझ चुके हैं कि जब न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में कोई ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि हम लोगों ने यहीं पे तो बनाया था, ये न्यूरॉन, ये मसल्स, तो इन दोनों के बीच में जब ट्रांसमिशन हो रहा है ना, इसमें कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, डिफेक्ट। समझ पा रहे बात? तो इसी को माइस्थेनिया ग्रेविस बोल दिया जाता है। अब किसी को ट्रांसमिटे नहीं होगा तो दिक्कत तो है ना, अचानक से कभी ट्रांसमिट हुआ, कभी नहीं हुआ, वो झटका खाने लगेगा बेचारा, अचानक से ऐसे शांत रहेगा, ऐसे ऐसे हिलने लगेगा। कंटिन्यूस होगा तो बॉडी जो है एडाप्ट कर लेगी, अनुकूल रहेगी, उसी हिसाब से काम करेगी, मैनेज करके, ठीक है। उसका लिखा है इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है भैया। ऑटो इम्यून का क्या मतलब होता है? इम्यून मतलब ऐसी एक तंत्र हमारे शरीर में पाई जाती है, ऐसी एक चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। तो ऑटो इम्यून डिजीज यानी कि बीमार हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा खुद ही की जाती है। ऑटो मतलब खुद। वेयर इन पेशेंट बॉडी स्टार्ट डेवलपिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। यहाँ होता क्या है, पेशेंट की जो बॉडी होती है, जो व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है, कौन सी बीमारी? माइस्थेनिया ग्रेविस से। नाम आप लोग बार बार रिपीट करते रहिए, जिससे आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन में आसानी होगी और आप स्पेलिंग वगैरह याद कर पाएंगे। ओके ब्रदर। तो इसमें होता क्या है, एंटीबॉडीज़ बनने लगती है। एंटीजन और एंटीबॉडीज़ 2 होती हैं। एंटीबॉडीज़ एक ऐसी मतलब पार्टिकल्स हैं या कुछ भी आप बोल लीजिए, जो हमारे शरीर में जो दिक्कतें होने वाली चीज़ें हैं उनसे बचाती है। जैसे कि ये क्या है, ये पेन है, तो इसको किन किन चीज़ों से दिक्कत है? रफ सरफेस यानी कि ये चीज़ें, है ना, ये एंटीजन है मान लीजिए इसको। सॉरी ये हमारी बॉडी है, इसमें ये दिक्कतें हैं कि ये इससे टूट जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो इसके लिए एंटीबॉडीज़ बना दिएगा, इसको पैक्ड कर देंगे, दिक्कतें नहीं होंगी, हमको नुकीला नहीं लग जाएगा, ये सब चीज़ें। तो एंटीबॉडी जैसे आया ढक दिया इसको, ऐसे हम शरीर में यूज़ कर रहे हैं कुछ, तो ऐसे हो सकता है नुकीला लग जाए कुछ, तो इसके लिए एंटीबॉडीज़ बना दिया शरीर ने, मान लो ये ढक दिया इसको, दिक्कतें नहीं होंगी। तो यही दिक्कत सेम होती है
किसी भी चीज़ को लेके हमारे शरीर में, कि हमारी शरीर जो है ना एंटीबॉडीज़ बनाती तो है, जैसे कोरोना के लिए एंटीबॉडीज़ बना हमारे शरीर में, और बीमारियों के लिए एंटीबॉडीज़ है लड़ने के लिए। लेकिन जब होता क्या है कि वो बेवजह एंटीबॉडीज़ बनाने लगेगी तो वो हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगती है। तो यही सेम चीज़ें होती है माइस्थेनिया ग्रेविस में। हमारी शरीर जो है ना खुद ब खुद ऐसे बेमतलब एंटीबॉडीज़ बना देती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को दिक्कतें होने लगती हैं। ओके, तो यही है माइस्थेनिया ग्रेविस का पूरा सिस्टम। विच काज डिस्ट्रक्शन ऑफ देम, वो किसको डैमेज करते हैं? कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को, जो एनएम था निकोटिनिक मसल्स, और एनएन निकोटिनिक न्यूरॉन्स। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सिम्टम क्या आते हैं भैया? देखिए, मसल्स वीकनेस लाइक आर्म, हैंड, फिंगर्स, लेग, नेक। मसल्स जो है कमज़ोर पड़ने लगते हैं। मतलब कमज़ोर का क्या मतलब है? वो असमर्थ हो जाते हैं काम करने में। आपको ऐसा फील होता है ना कभी कभी कि यार मैं पकड़ रहा हूँ लेकिन लग रहा है छूट जाएगा, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो भुजाएं जो हाथ होता है, ये सब चीज़ें, फिंगर्स, उंगलियों में ऐसे अकड़न रहेगा, दर्द जैसा, मतलब कुछ काम ही नहीं करने का मन करेगा, एकदम सुस्ती सा। नेक, गर्दन में, ये सब। फिर दूसरा चीज़ क्या हो सकती है लक्षण? ब्लड और डबल विजन, यानी धुंधला दिख सकता है या फिर डबल डबल हमें दिख सकता है ऐसा। तो ब्लड धुंधला दिख सकता है या फिर डबल डबल विजन, ऐसा लगता है ना कि ओ दो व्यक्ति दिख रहे हैं। तीसरा पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, हमें किसी चीज़ को निगलने में भी दिक्कत होती है। खाना वाना खाएंगे निगलेंगे ही नहीं, सोचो भाई बहुत बड़ी दिक्कत है, खाना निगल नहीं पाए, पानी चीज़ें, तो बहुत दिक्कत है ना। मसल्स पे हमारा जोड़ ही नहीं रह जाता, क्योंकि जो न्यूरॉन्स है वो मैसेजेस ही नहीं दे पाता मसल्स को कि भाई आपको ये करना है, अब ये करना है। ओके। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में कमी हो जाएगी। जैसे 16 से 18 बार ले रहे हैं, 20 बार ले रहे हैं, तो हो सकता है 10 ही बार ले पाएँ, तो भी तो दिक्कत है ना, सांस फूलने लगेगी, दिक्कतें होंगी। इम्पेयर्ड स्पीच, हम जब बोलेंगे ना तो लड़खड़ाने लगेंगे, और जैसे मैंने माइस्थेनिया ग्रेविस ऐसे होता है ना, बहुत लोगों को दिक्कतें होती हैं, तो ऐसे होने लगेंगे। ट्रीटमेंट में क्या है देखो, समझ पा रहे बात आप? एक ऐसी बीमारी है जिसमें न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, यानी कि जो मैसेजेस हैं वो भेजने में अब दिक्कत हो रही है। न्यूरॉन्स जो है, ये न्यूरॉन्स है, ये मसल है, तो इनको मैसेजेस दे ही नहीं पा रहा है, दिक्कत है ना, ऐसे जो भी है। ओके, ये सब दिक्कतें आती हैं। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका? उपचार भैया, अब सोच लीजिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? या कि हम एंटीबॉडीज़ बनने ना दें, या एंटीबॉडीज़ बन रहा है तो उसे काम ना करने दें, ये सब चीज़ें होंगी। तो उसी हिसाब से हम दवाई का, देखिए यहाँ पे सीन है, बाई इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, हम कैसे भी करके न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को बढ़ाएंगे ताकि प्रॉपर काम करता रहे शरीर। तो एडमिनिस्टर्ड कोलिन स्टोरेज एजेंट लाइक नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, ये हमने देखी। अब ये चीज़ें आ गई कोलिनर्जिक सिस्टम की दवाइयाँ। कोलिनर्जिक, इसमें क्या होती थी कि जो ऐसा बिहेव करे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीज़ें थी उसमें। आप देख लीजिएगा लेक्चर जरूर याद से, सेकेंड चैप्टर का पहला या दूसरा लेक्चर वीडियो है भैया, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा इस वीडियो लेक्चर के नीचे। ओके ब्रदर। तो इसमें क्या होता है, ये दवाइयाँ जो है ना एंटी कोलिनस्टरेज, आपको बताया था मैंने कि कुछ एंजाइम्स रहती हैं, स्टरेज, कोलिनस्टरेज, एंटी कोलिनस्टरेज लिखा था ना, कोलिनस्टरेज, ठीक है, स्टरेज। इसमें क्या है, सॉरी इससे अच्छा मैं पूरा ही लिख दिया होता। तो ये करती क्या है, जैसे कि यहाँ पे रिसेप्टर है और न्यूरॉन्स यहाँ पे है, ये न्यूरॉन्स आ रहे हैं, न्यूरॉन्स के द्वारा न्यूरो ट्रांसमीटर, तो ये आके इससे जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। ये क्या करते हैं, एंटी कोलिन स्टरेज जो एंजाइम होती है, ये एंटी को भी छोड़ दीजिए, एंटी को छोड़ दीजिए। कोलिन स्टरेज एंजाइम क्या होती है, इनको पकड़ लेता है, न्यूरो ट्रांसमीटर को पकड़ लेता है और इनसे कहता है भाई बस कर, तू काम मत कर। तो ये कहता है क्यों, बस मेरा नेचर है, मैं नहीं करने दूंगा तो नहीं करने दूंगा, ज़बरदस्ती है भाई। अब ये थक हार जाता है ना, नहीं कर पाता काम। तो यही तो दिक्कत है, ये जब काम नहीं करेगा तो रिसेप्टर के द्वारा मैसेजेस नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह, दिक्कतें होंगी, है ना। तो कोलिनस्टरेज को रोकने के लिए कौन सी दवाई दी जाएगी, एंटी कोलिनस्टरेज, ताकि ये इनको रोक ना पाए और ये आसानी से अपना काम कर ले। समझ पा रहे बात आप, है ना। ओके, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको एक बंदा आया काम नहीं करने देंगे, तो अब भाई जो व्यक्ति पीड़ित है उसका दोस्त आएगा, कहेगा चल तू मैं देख लूँगा, तो वो आएगा, इनको जो काम नहीं करने दे रहे हैं उनको देख लेगा, पकड़ के दे मुक्की मुक्का जैसे भी करके। तो ये सिस्टम यहाँ पे भी होता है एंटी कोलिनस्टरेज में, जो कि दो दवाइयाँ हैं, नियोस्टिग्मिन है, फाइसोस्टिग्मिन। ओके। सर्जिकली, सर्जरी के द्वारा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर्जरी के द्वारा, बाय रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो नेक, गर्दन में आगे के पोर्शन में होती है, चेस्ट के पोर्शन में, है ना, थाइमस ग्लैंड, तो उसको निकाल दिया जाता है। प्रोसेस नोन एज थाइमेक्टोमी। थाइमस को
सर्जरी के द्वारा निकालने की प्रोसेस को थाइमेक्टोमी बोलते हैं। बाय दिस एंटीबॉडीज रिड्यूस, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज जो है रिड्यूस हो जाती है। आपने ये चीज़ें जब पढ़ा होगा ना इंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो उसमें पढ़ा होगा थाइमेक्टोमी वगैरह ये सब, सॉरी थाइमसोमस के बारे में, क्योंकि थाइमस में जो है ना क्या बी सेल टी सेल ये सब बनते हैं एंटीबॉडीज़। ओके ब्रदर, तो उनको जब निकाल दिया जाएगा ना तो बेमतलब एंटीबॉडीज़ बनेगी नहीं और हमारे शरीर में दिक्कतें होंगी नहीं। समझ पा रहे बात? बाई इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देना, रोकने वाली दवाई, क्योंकि वही तो एक्टिव हो जा रहा था, उसी की वजह से तो एंटीबॉडीज़ वगैरह बन रही थी, तो हमारे शरीर में दिक्कत हो रही है माइस्थेनिया ग्रेविस टाइप की। तो यहाँ पे होगा क्या, साइक्लोस्पोरिन, प्रेडनिसोन, देखिए कार्टिकोस्टेरॉइड जो है, प्रेडनिसोलोन आपने देखा होगा, डेक्सामेथासोन, ये सब देखिए इम्यून सप्रेसिव ड्रग हैं, इम्यून सिस्टम को रोक देती हैं, तो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, नुकसान है स्टेरॉइडल दवाइयाँ। एजाथियोप्राइन, ये दवाइयाँ देंगे ताकि इम्यून सिस्टम काम करना कम कर दे, उसे रोका जा सके। ओके, फिर है बाई प्लाज्मा एक्सचेंज, हम जो प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड में जो पानी वाला पोर्शन होता है ना, उसी को ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं ब्रदर, है ना। आपने ये भी पढ़ा है एचएपी में, एनाटॉमी में। इट्स हेल्प टू रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़, ये मदद करता है एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ को, जैसे प्लाज्मा को एक्सचेंज कर देंगे, यानी कि उसके जो शरीर में जैसे 5 लीटर खून है, तो 5 लीटर में ये मान के चलिए 92% जो है क्या होगा वो ब्लड प्लाज्मा, यही रेशियो है ब्लड प्लाज्मा का। तो अब उसमें लगभग 4 लीटर तक हम प्लाज्मा को निकालेंगे और दूसरे ब्लड प्लाज्मा को जो प्यूरिफाइड है या फिर मतलब अनइन्फेक्टेड है, एंटीबॉडीज उसमें नहीं है ढेर सारी, उसको हम उस पेशेंट के शरीर में इंटर करवाएंगे। ये महंगा प्रोसेस है ये सब, तो उसकी वजह से एंटीबॉडीज जो है रिमूव हो जाएंगे। डोज ऑफ ड्रग्स क्या है, दवाइयाँ कितनी देनी है, 15 mg ओरली इन 6 आवर और अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स। 15 mg जो है देनी है प्रति 6 घंटे में, है ना, नियोस्टिकमीन वगैरह ये सब दवाइयाँ, या फिर रिस्पॉन्स जैसा मिला है। कम अगर नहीं लग रहा है कि कम अभी इफेक्ट मिल रहा है तो आप 15 से 20 mg कर दीजिए, है ना। और इसका इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन क्या हो सकता है, मैंने लिखा नहीं है, ये यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, है ना। इंडिकेशन कब कब देंगे हम भैया माइस्थेनिया ग्रेविस को, वही है ये दवाइयाँ माइस्थेनिया ग्रेविस में देंगे। फर्स्ट पॉइंट, इन माइस्थेनिया ग्रेविस, यूजिंग लिख सकते हैं, यूजिंग, है। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इम्यून डिसऑर्डर, जब भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना तो ये आप इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट दे सकते हैं। ओके, तो ये 2-3 आप लिख डालिए मस्त। ओके, कंट्रा इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन बहुत आसान है, इंडिकेशन इसको कर देंगे, इंडिकेशन यानी कि यूज़ कब कब यूज़ कर सकते हैं, कंट्रा इंडिकेशन आप लिख दीजिएगा नोट्स में अपने। कंट्रा इंडिकेशन इसमें क्या होता है, मेनली जो है हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं देंगे, ये कॉमन फैक्ट है, हाइपर सेंसिटिविटी इस कंडीशन में बिल्कुल दवाई नहीं देनी है। ये किसी भी दवाई के प्रति किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, बहुत रेयरली लेकिन होता है ना। और प्रेगनेंसी में दवाई कहीं ना कहीं यूज करने से बचना ही चाहिए, प्रेगनेंसी। ओके ब्रदर, ये सब चीज़ें इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन। तो चलिए ये 2 टॉपिक आपने कवर किया और बहुत अच्छे से मैंने कवर करने की कोशिश की और पसंद भी आया होगा आप लोगों को। पसंद होने का मतलब समझ आया होगा ये कोई सामान थोड़ी है पसंद आना है, समझ आना चाहिए बस। तो चलिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए अपने चैनल पीसी फार्मा के साथ, और मैं ऐसे ही वीडियोस कवर लेक्चर लाते रहूँगा, आपका सब्जेक्ट जो है कवर करते रहूँगा। ठीक है भैया, तो थैंक यू, लव यू टू ऑल, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह थोड़ा कर दिया करिए, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।